नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आपके जो व्हाट्सएप पे मैसेज हैं और बहुत सारे मैसेज मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों मित्रों, आप के ज़्यादातर क्वेश्चन अब इसके हैं कि भाई आलू का साइज अब भी छोटा है तो हमें किस पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए, क्या हम कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम 2 बार 3 बार पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं, और हमें बोरोन कितनी मात्रा में देना चाहिए। कोई उनको सलाह दे रहा है कि 400 ग्राम बोरोन दे दो, कोई आपको सलाह दे रहा है कि 300 ग्राम बोरोन दे दो, कोई कह रहा है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दो। तो जब आलू की फसल अंतिम चरण में हो, यानी कि अभी जो अवस्था है ज़्यादातर 85, 90 या 90 दिन के बाद की है, उस समय आपको क्या करना है, और अभी भी आलू को आपको फुलाना है, तो किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, किस पीजीआर का आप आलू की फसल पर देना है आपको उचित रहेगा, और उसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो नए किसान भाई कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप जो है अंत तक वीडियो जरूर देखिए, आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आप स्किप कर देंगे तो फिर मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, और हो सकता है आप इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और इस समय आपका मैं जवाब न दे पाऊँ, क्योंकि बहुत बिजी मैं भी हूँ, और बहुत सारे इस समय मैसेज की भी तादाद बहुत बढ़ गई है, तो सबका अब जवाब देना शायद, वैसे तो अभी तक कोशिश कर रहा हूँ मैं 100% साथियों को पूरा जवाब देने का, आपकी मदद करने का, लेकिन दोस्तों हर परिस्थितियाँ का हर व्यक्ति गुलाम होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि आपका जब कमेंट छूट जाए, और जब एक बार वो छूट जाता है तो फिर बाद में वो नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी आलू की खेती की समरी बता देता हूँ। हालांकि ये समरी सभी फसलों के लिए है, सारे किसान भाई जो भी और भी फसलें करते हैं उनके लिए भी ये काम की आती है। किसान भाइयों, हमने खेती करने से पहले कुछ तत्व या कुछ फैक्टर्स जो काम करते हैं, वो सबसे पहला तो है मिट्टी। आपकी जो भूमि है उसकी जुताई आपने कैसे की है, उसकी जुताई कितनी बार की है, इससे पहले कौन सी फसल लगाई है, और आपकी खेती में कौन कौन सी खरपतवार होती है, ये सब आपकी संदेश देता है आपको कि इस खेती के अंदर किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है या किसकी अधिकता है। तो सबसे पहले आप अपनी भूमि को पहचानें, और फिर आपने बीज बो दिया, और आपने बेसल डोज में भी बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया है। अब कुछ चीज़ों ने एक दूसरे के प्रभाव को भी कम किया हुआ, कुछ चीज़ें एक दूसरे को प्रभाव को बढ़ाती हैं। अब उनकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, हमने समय समय पर आपको बताया। अब जो भी हो गया वो ठीक है। अब बात करते हैं कि किस समय कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ी थी, और कितनी अवस्था की वो समय होता है। सबसे पहले आलू में अंकुरण की बात करें तो 20 दिन के आसपास आलू में अंकुरण हो जाता है, पौधा ऊपर दिखाई देने लगता है। उसके बाद तो अंकुरण तक जो आलू पोषण लेता है वो अपने सीड के अंदर से ही पोषण लेता है, तो उसमें तो बाहर से जरूर, जब तक जड़ें नहीं बनी तब तक उसने आपकी भूमि से पोषण नहीं लिया। तो कुछ चीज़ों का आपने त्वरित उस समय प्रयोग किया होगा, और वो जो या तो एनवायरनमेंट में चली गई या बेकार चली गई, तो उसका अब इस समय रोल ही नहीं रहता। मैं बार बार उसको बताता हूँ। उसके बाद वो जर्मिनेशन हो गया, उसमें जड़ें बनने लगी। तो सबसे पहले वो जड़ें बनती हैं जिससे वो पोषण लेता है आलू, और वो जड़ें आलू में, चूंकि कंद वर्गीय फसल है आलू, और आलू का पौधा भी बड़ा नहीं होता, और आलू की जड़ें भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा अब जो है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने भूमि के अंदर दिए या पहले से उपलब्ध हैं। अब मैं दोनों ही बातें, तो जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भूमि के अंदर दिए या भूमि में उपलब्ध थे, वो जड़ें बनने के बाद से उनका लेना स्टार्ट करते हैं। तब तक कुछ ऐसे हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं कि वो उतना समय अपना सक्रिय होने में लगा देते हैं, यानी आयोनाइज होने में लगा देते हैं। कोई भी पौधा अपनी जड़ों के से जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या खनिज लवण को ले रहा है, वो या तो आयनिक फॉर्म में ले रहा है या घुलनशील फॉर्म में ले रहा है पानी के साथ में। तो जब हम पहला पानी लगाते हैं 20, 21, 22 दिन पर, तो हमारा मकसद यही रहता है कि जो हमने जो बेसल डोज में खाद दिए हैं, वो इस पानी के साथ वो घुलनशील या आयनिक हो जाएंगे और जड़ें अपना लेना स्टार्ट कर देंगी। अब आती है उसकी ग्रोथ, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, इसमें बहुत ज़्यादा उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की
आवश्यकता यहाँ नहीं होती। केवल उसको अपनी वेजिटेशन को बढ़ाना है, फूल पत्ती मतलब पत्तियों को और तने को बढ़ाना है। इसमें ज़्यादातर जो बड़ा रोल होता है वो यूरिया का होता है, यानी कि नाइट्रोजन का होता है। वो हम दे ही देते हैं, यहाँ पे ऊपर से देने की अवस्था नहीं होती। ये प्रोसेस आपका 35-40 दिन तक चलता है। उसके बाद 40 दिन से लेकर के 60 दिन तक यहाँ पर वाइट रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि 30-35 दिन से ही बनना स्टार्ट होंगी धीरे धीरे करके, और उसमें छोटे छोटे ट्यूबर बनना स्टार्ट हो गए। वहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी फास्फोरस की। इसमें उस प्रश्न का जवाब छुपा है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं। जब आपने कुछ किसान भाइयों ने भट्टी खाद के बारे में फिर से मुझसे पूछा था, तो अगर आप भट्टी खाद का मतलब है प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर, बिल्कुल कंप्लीट तैयार खाद, आयनित खाद के, तो 20-25 दिन तो आपको उस खाद की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने अगर पहले दे दिया होता तो वो खत्म हो जाता। इतने दिनों में वो भट्टी खाद अपने आप बन गई दोस्तों। यानी कि जो आपने डीएपी दिया या और पोटास दिया या ओयो भी दिया, जो आयोनाइज हो रहा था वो 20-25 दिन हो गया। अब आपको प्रीपेयर, जैसे पानी लगाया वो प्रीपेयर हो गया, आयोनाइज हो गया, पौधे को मिलने लगा, पौधा अपना काम करने लगा दोस्तों। यहाँ पर फिर से हमने आपको 45 से 60 दिन पर 052-34 NPK और माइक्रोन्यूट्रेंट्स की सलाह दी गई थी बार बार। वो इसीलिए दी गई थी कि अगर उस समय कोई प्रोसेस में ऊंच नीच या आपस में मिक्सिंग हो गई या कोई और क्रिया के कारण पौधे को पूरी तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए NPK 052-34 या फास्फोरस की जरूरत होती है। यहाँ पर दोस्तों जिंक की भी जरूरत होती है। जिंक का मुख्य रोल होता है, जिंक जो है वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ऑक्सिन जो हार्मोन है जो पौधे की बढ़वार में काम आता है, जिसको बाद में आप PGR के द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन बनाने का काम जो है जिंक उसको रेगुलेट करता है। तो मेरा मतलब यही है, इस सबको मैं बाद में इसलिए जोड़ने वाला हूं क्योंकि आप बाद में बार बार PGR की बात करें तो यहाँ PGR की जरूरत कहाँ है। अगर आपने कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है, आपने बेसल डोज में सही खादों का प्रयोग किया है, तो जो आप हार्मोन ऊपर से देने का प्रयास करते हैं वो इसमें पौधे में अपने आप बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी वानस्पतिक वृद्धि ठीक ठाक होती है। उसी तरीके से नीचे व्हाइट रूट्स बनना प्रारंभ हो जाती है और ट्यूबर बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और ट्यूबर आपके 60-65 दिन तक बनते हैं और बढ़ते भी हैं, फूलते भी हैं। तो वहां पर कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब किसान भाई बहुत सारे दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदार उनको तमाम खादें देते हैं, इसमें आपकी खेती की लागत बढ़ जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमें लागत ही बचानी है और जो है कम लागत में अधिकतम यूटिलाइज करना, उपयोग करना है और आपकी फसल को सुरक्षित करना है दोस्तों। तो कुछ किसान भाई यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग मैं तो ये कहूँगा अगर आपको ठीक तरीके से करना है तो थोड़ा बहुत स्प्रे के लिए कंदवारी की फसलों में कर सकते हैं। अन्य फसलों जिनकी जड़ें लंबी होती हैं उनमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत केवल अम्लीय भूमि में होती है। मैं पहले कई बार वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ। या फिर आपकी रेतीली भूमि जिसके अंदर अगर पानी देते हो तो पानी के साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं या बह जाते हैं, ऐसी मिट्टी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हर जगह कोई दूसरा लगा रहा है तो हम भी लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्हीं पर क्वेश्चन है आपके, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूं। तो कैल्शियम नाइट्रेट की यहां पर स्प्रे की फॉर्म में आप देंगे, चूंकि जड़ें आपकी बहुत छोटी हैं, फिर वही प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे उस समय कर सकते थे, लेकिन अब फसल हो गई आपकी, यहां पर ट्यूबर्स भी बन गए, सब काम है अब लेकिन जैसे ही 45 दिन के बाद या 60 दिन 50 दिन के बाद का समय होता है तो सर्दी अपने चरम पर हो जाती है दोस्तों। जैसे कि अभी पिछले दिसंबर और जनवरी में जो होता है, यहाँ पर सर्दी अपने चरम पर होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर रोगों का भी इस पर अटैक होता है। तो वहाँ हम 45 दिन पर एक हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, फसल की सुरक्षा करने के लिए एक हल्का फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और इसके प्रत्येक 15 दिन बाद, यानी पहला स्प्रे आपने 40 दिन पर किया है तो 15 दिन बाद फिर 55 दिन पर कर देंगे, उसके बाद 15 दिन बाद 65 दिन पर कर देंगे, और उसके बाद 80 दिन पर कर देंगे। फाइनल हो गया, 4 स्प्रे कर दिया आपने। अब इसमें बीच में आपको ये देखना है कि फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, और जनरली आपने वो भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर आपकी फसल में स्प्रे के बाद रोग थमता रहा, फिर स्प्रे आप करते रहे, फिर रोग थम गया, फिर स्प्रे करते रहे, तो आलू को मेटाबॉलिज्म उसकी रेट है, जैसे वो बढ़ने को आती फिर आप कम कर देते, बढ़ने को आती फिर आप कम कर देते। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम स्प्रे भी करे जब रोग नहीं रुका, तो हमने बहुत हैवी फंगीसाइड दिए जिसमें आलू की मेटाबॉलिज्म घटी, तो आलू को फूलने का पूरा समय ही नहीं मिला। या अब उसको जब समय नहीं मिला और फिर अब आप अंतिम समय में फिर सिस्टमिक फंगीसाइड देंगे तो वो फूलेगा कब? आपको वेजिटेशन का क्या करना है? आपको तो आलू का कंद चाहिए और वो भी सुंदर चाहिए, बड़ा चाहिए। तो आप बार बार जो भी आपने फंगीसाइड दिए हैं उसके वजह से पौधा स्ट्रेस में गया, उसकी मेटाबॉलिज्म 1 हफ्ते के लिए
हल्की हुई, कम हुई, 24 से 36 घंटे स्ट्रेस में रहता है, फिर धीरे धीरे फिर अपने पे आता है, फिर हम फंगीसाइड स्प्रे कर देते हैं, तो वो फूलेगा कैसे? तो फूलने के लिए, आलू फूलने के लिए हमारे जो फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा रोल होता है प्रकृति का दोस्तों, नेचर का, वातावरण का और ईश्वर का। तो आप लोग अब जब आलू आपका 65-70 दिन पर आए, हालांकि जैसे हम आपको सलाह देते आए हैं कि कब किस माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है, वो इसीलिए देते आए क्योंकि आपने पहले फसल को स्ट्रेस में डाल दिया, फिर उसको पनपाने के लिए हमने आपको अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सलाह दी है। अब दोस्तों मैंने ज़्यादातर आपको किसान भाइयों को बोरोन की सलाह दी, वो 150 से 200 ग्राम बोरोन की जो है सलाह दी है। मैं बताता हूँ क्योंकि हम 2 या 3 स्प्रे में हम इसको अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो हम पहली बात तो यह है कि बोरोन के अंदर कैल्शियम भी होता है और ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का स्प्रे कर देते हैं और पानी की मात्रा कम लेते हैं तो फसलें जल जाती हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे मैसेज भी किया, संदेश भी दिया कि किसी ने उनको 400 ग्राम बोरोन बता दी और उन्होंने डाल दी तो फसल जल गई। और आप में से बहुत से लोगों ने ये जो मेरे को मैसेज किए वो तो कर ही सकते हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ था। तो अब आप भी आज भी मुझसे पूछ रहे हैं कोई एक किसान भाई कि हम 400 ग्राम प्रति एकड़ बोरोन दे सकते हैं। अब बात करता हूं दोस्तों, अब आलू का अंतिम समय आ गया, बाकी सब चीज आपने कर ली, बोरोन की क्यों जरूरत पड़ी वो मैं थोड़ा और बता देता हूं। बोरोन डे फर्स्ट से यानी कि जब से अंकुरण हुआ तब से आपके यहाँ काम, क्योंकि बेसल डोज में भी हम बोरोन देते हैं, वो काम करता है। बोरोन अंकुरण में सहायक होता है दोस्तों, बोरोन सेल डिवीजन में सहायक होता है, बोरोन एंजाइम बनाने में सहायक होता है, बोरोन जो है आपकी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, बोरोन परिसंचरण में भी सहायक होता है और स्टोरेज को सही तरीके से सही जगह पहुंचाने का काम करता है कि कहाँ जैसे संयोग कर रखते हैं, कहाँ कौन सी जगह हमें कौन सा पदार्थ रखना है। तो स्टार्च फॉर्मेशन का काम फोटोसिंथेसिस के जरिए हो गया। अब स्टार्च को स्टोरेज ट्यूबर के फॉर्म में करना है तो वहां तक पहुंचा के सही जगह पर रखने का काम करता है। सेल वॉल को मजबूत बनाने का काम करता है जिससे टेढ़ा मेढ़ा आलू नहीं हो, बेढंगा नहीं हो, एक उसकी शेप बनाने का काम करता है तो बोरोन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलो बोरोन पहले दे दिया और खत्म कहानी, तो वो काम नहीं आएगा। जितना पौधे की जरूरत होती है वो पौधा उस समय लेता है, क्योंकि उसमें हमने और भी तत्व एक साथ मिला करके दिए हुए होते हैं, तो वो जब तक दूसरी चीज से रिएक्शन करके या तो फिक्स हो जाता है या किसी और फॉर्म में चला जाता है और पौधे को काम नहीं आता। इसलिए एक रिक्वायर्ड मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा ही देनी चाहिए। अब हम अंतिम समय की फिर से बात करने लगते हैं। पोटेशियम का काम परिसंचरण के साथ साथ मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम भी होता है और भी बहुत सारे कामों में आता है। अब उसकी बात अब मैं नहीं कर रहा, अब अंतिम समय पर फिर से आ जाता हूं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों पौधा आपका हो गया 90 दिन का या 85 दिन का। अब आप बार बार कह रहे हैं कि ये पीजीआर हम लगा दें, वो पीजीआर लगा दें, या पीजीआर हमने जब लगाया था तब लगाया था। तो दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ, पीजीआर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और अभी कुछ भाई कह रहे हैं कि उनको किसी ने सलाह दे दी कि आप जिब्रेलिक एसिड लगा दो, तो आपको मैं बता दूं अगर आपने सही से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया है तो पीजीआर देने की अलग से आवश्यकता ही नहीं है। और फिर भी आप दे रहे हो और उसका अगर पौधे ने सही प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो वो फिर ट्यूबर में जाएगा और ट्यूबर में जाने के बाद वहां पर भी उपद्रव मचाएगा, यानी कि आपके ट्यूबर को खराब करेगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी खराब करेगा, कोल्ड स्टोर में जाने के बाद ट्यूबर खराब हो जाएगा। अगर पहले ये सब नहीं हुआ है तब आप विपरीत परिस्थितियां ये है कि ऊपर की वेजिटेशन तो बहुत अच्छी है, सुंदर है, ना कोई रोग है ना कुछ है, और नीचे आलू का ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब आपको पीजीआर की जरूरत है। बार बार कह चुका हूं, तो पीजीआर तो आप उसी समय कंडीशन में लगाएं जब ऊपर, और जब 90 दिन का आलू हो गया, उसकी आपकी लाइफ पूरी हो गई। आदमी का जीवन कितना है, आदमी की लाइफ तो 70 से लेकर के 90-100 दिन की है, और आदमी जब, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना तंदुरुस्त है। अगर उसकी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है जैसे ही पौधे की है, पौधा अगर पत्तियां लगातार भोजन बना रही हैं तब तो आप कोई भी जो भी बाहर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर पत्तियां भोजन ही बनाना बंद कर दे रही हैं और उसके डंठल में जान नहीं बची, उसके ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू सिकुड़ गए हैं, चाहे वो रोग के कारण सिकुड़े हों, चाहे सर्दी के कारण सिकुड़े हों, चाहे आपकी कमी के कारण सिकुड़े हों, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। उस समय के बाद आप उसको कितना भी न्यूट्रिएंट्स जमीन में देने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जड़ें बहुत छोटी होती हैं और इस समय भी वो कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि व्हाइट रूट्स बढ़ करके ट्यूबर फॉर्मेशन हो
जाता है और वो जगह को ट्यूबर घेर लेता है। तो जड़ों के माध्यम से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस समय नहीं मिलते हैं, केवल सुरक्षा हमें करनी होती है। अब इसीलिए अंतिम चरणों में स्प्रे के माध्यम से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देते हैं। अगर आपकी पत्तियां सुरक्षित हैं, तना सुरक्षित है, बढ़िया हरा भरा बना हुआ है, या उसमें नए अंकुरण फूट रहे हैं, तो उस समय आप हरा भरा बनाने के लिए भी हमने बताया कि आप मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय जब 90 दिन यानी उसका लगभग जीवन चक्र पूरा होने को है, कुछ वैरायटी आपकी 90 दिन में पूरी हो जाती हैं, कुछ 70 दिन में पूरी हो जाती हैं, कुछ 120 110 दिन में पूरी होती हैं। तो जो 120 दिन में पूरी होने वाली हैं उनमें थोड़ा बहुत महत्व हो सकता है, जबकि जब पौधा सुरक्षित है, बढ़िया है, तना सुरक्षित है, पत्तियां सुरक्षित है। अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो भी कोई महत्व नहीं है। एनवायरनमेंट पर भरोसा रखिए। पिछले दिनों में सर्दियों के कारण काफ़ी स्ट्रेस में पौधा रहा है। अब जैसे जैसे उसको थोड़ी सर्दी कम रहेगी, और एक बात और, बहुत बड़ा रोल नमी का है, पानी का है, यानी आपने जो सिंचाई व्यवस्था की है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर पहली सिंचाई आपने भरपूर कर दी और जो आपकी बेड है वो ठोस हो गया है, तो पौधा पनपेगा कैसे, उसको जगह ही नहीं मिलेगी बढ़ने के लिए, तो तब भी आपका ट्यूबर साइज पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा। अगर आपने धीरे धीरे तरीके से, जिस तरह से हमने बताते रहे वैसे पानी दिया है, तो आप अभी पर्याप्त नमी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और स्प्रे के बारे में न सोचें, पौधे को सुरक्षित बनाए रखें। मौसम अब अनुकूल हो रहा है, धीरे धीरे आपका पौधा जब सुरक्षित रहेगा तो ट्यूबर भी बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दुकानदार को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, वो तो आपको दे देगा, लेकिन आपको केवल और केवल आपकी जेब पर वजन बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी लागत बढ़ेगी, लेकिन फायदा आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मेरी बातों से मुझे विश्वास है आपकी समझ में सारी बात आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको आवश्यकता है, कुछ भी पूछना है, तो आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।